गाइडलाइन। सामने की पंक्ति में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है। मंच के सामने जो स्थान है, नहीं अभी तो वो नहीं बोलना चाहिए, सब आए हैं मंच पे। हाँ सर, आदरणीय कमिश्नर साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय आईजी साहब, एसपी साहब, जिला पंचायत सीईओ, आप सबसे आग्रह है कि मंच के सामने जो स्थान है यहाँ पर विराजे। चलिए कुछ लोग इधर से आ जाए भैया, इधर से आ जाए घूम के। आप लोग वहां से भी आवाज पहुंच रही है, आप लोग वहीं अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जो हमारे बाढ़ प्रभावित मित्र हैं, जो परिवार है, वो वहीं पर रुके। इस कार्यक्रम में अगली कड़ी के रूप में विदिशा से सांसद आदरणीय रमाकांत जी भार्गव, जिनके नेतृत्व में समूची बाढ़ व्यवस्था का अधिकारियों के साथ बहुत बेहतर कोऑपरेशन करके जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ बुधनी होशंगाबाद के बारे में भी निरंतर रात्रि जागरण करके पूरी व्यवस्था का जायजा लिया है। हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने भी भरपूर इस बाढ़ की विभीषिका में बहुत गंभीरता पूर्वक प्रयास किया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट के अन्य विभागों ने भी इस सारी व्यवस्था को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, इस सारी व्यवस्था पर संक्षिप्त प्रकाश डालने के लिए मैं विदिशा से सांसद आदरणीय रमाकांत जी भार्गव से आग्रह है कि वो आए और हमें बाढ़ से संबंधित मार्गदर्शन दें। आदरणीय भार्गव साहब, अभी चालू होगा तो नहीं बोला, बोल दिया होगा तो उधर लगाना, फिर अंदर लगा दें। मध्य प्रदेश के जननायक, हमारे अपने नेता, जिन्होंने पूरे सप्ताह जब से बाढ़ प्रारंभ हुई तब से अभी तक निरंतर हवाई सर्वे कर सड़क मार्ग से पहुंचकर जनता के दुख दर्द को समझा है और कोरोना काल में भी अच्छे से संभालने का काम किया है। ऐसे हमारे जन नेता, हमारे आपके सबके नेता मान्यवर शिवराज भैया, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष रवि मालवीय जी, बुधनी के पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय महेश जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री वीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित और सामने मंच के बैठे हमारी पार्टी के सभी सम्मानीय और वरिष्ठ नेतागण, और यहाँ उपस्थित नगर साहिबगंज में संचालित 6 बाढ़ आपदा शिविर केंद्र में लोग जो रह रहे थे वो सब यहाँ उपस्थित हैं, और क्षेत्र से पधारे हमारे सभी सम्मानीय नेता और पदाधिकारीगण। मित्रों, 29 तारीख से जब बाढ़ का सुबह से आना प्रारंभ हुआ, उसी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की चिंता करी और बुधनी विधानसभा के गांव-गांव की चिंता करी। रात को 2:30-3 बजे तक निरंतर प्रत्येक गांव के कार्यकर्ताओं से संपर्क, प्रशासन को लगाने का काम गांव-गांव और घर-घर माननीय सीएम साहब ने किया, और उसका ये परिणाम हुआ कि हम सब आज सुरक्षित हैं और व्यवस्थित ढंग से शिविरों में भी रह रहे हैं। और जहां भी साहिबगंज नगर क्षेत्र के, बमौरी के आसपास के लोग, इस क्षेत्र के आसपास के लोग, नसरुल्लागंज में, आपके रेहटी के आसपास नरेला में फंसे हुए 5 लोग, उनको भी रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन 5 लोगों को, आदिवासी भाइयों को
रात को 2:30 बजे निकलवाने का काम किया है और आज हम सब सुरक्षित हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई जो बाढ़ आपदा के कारण हुई हो। ये सब इस कारण से हुआ है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंता करी है हमारी, और इसका ये प्रभाव हुआ है कि हम सब सुरक्षित हैं और व्यवस्थित हैं। जिनके मकान कच्चे हो गए हैं, जिनके मकान टूट गए हैं, उन सबके अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बताएंगे, निर्देश देंगे प्रशासन को। उन सबकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। जहां हमारा सोयाबीन खराब हो गया है नसोदागंज अंचल में, उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता कर रहे हैं। एक और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो नदी के किनारे और नर्मदा मैया के किनारे जो धान का रकबा है और वो डूब में आ गया है और जो 2-3 दिन डूबा रहा है, उसमें भी मैं निवेदन करूंगा कि उसका भी सर्वे हो जाए, क्योंकि वो धान भी अब खराब हो चुकी है और उस धान में भी कोई फसल होने की संभावना मुझे लग नहीं रही। तो माननीय से अनुरोध करूंगा कि उसमें भी सर्वे कराने की कृपा करेंगे। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। आज तो हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद सांसद जी। मित्रों, आपने आपसे पहले जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्हें भी देखा है। इल्ली लगे, ओले गिरे, तुषार हो, वो कभी 5वीं मंजिल से नीचे उतर के उन्होंने कभी आप लोगों के दुख दर्द में कभी हिस्सा नहीं लिया, ना आपके बीच पहुंचे। एक आप मुख्यमंत्री हैं कि ना तो रात भर खुद आप सोए और न बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क में रहे, और दूसरे दिन पूरे हेलीकॉप्टर से पूरे हवाई सर्वेक्षण आपने किया और उसके बाद निरंतर आप लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, हमें मार्गदर्शन दे। आदरणीय शिवराज जी। हमारे लोकप्रिय सांसद, वरिष्ठ नेता आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी, नीचे बैठे भी मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठगण, मंडल अध्यक्षगण, साहेबगंज में उपस्थित यहां मेरी बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, मैं पहले सोच रहा था कि मैं इतने जल्दी मुख्यमंत्री क्यों बन गया, क्योंकि मैं से कायदे में 5 साल लगने थे और अपन तो कमर कस के तैयार थे कि 5 साल लड़ाई लड़ना है। पता नहीं क्या चक्कर चला कि 1.25 साल में दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री बन गया। अब पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बना इसके पहले ही कोरोना फैल गया। अब आज मैं बोलते समय मैंने मास्क हटाया, लेकिन ये अजब बीमारी है। जब मैं कोरोना में मास्क लगाए देखता हूं तो मुझे पुराने जमाने की याद आ जाती है, जब थ्रेसर नहीं थे, हार्वेस्टर नहीं थे, दाउन चलती थी, पैर उतरते थे और दाउन में बैल, भैंस, पौधा सब जोत देते, लेकिन ज्यादा नहीं खा जाए जाके मारे ढोली या मसूका बांध देते थे। पहले मवेशियों को मसूका लगे थे, अब इंसानों को कोरोना ने मसूका लगवाया। एक से दूसरे को फैलने वाली अजीब बीमारी। 23 मार्च को मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मिलूंगा, जुलूंगा, जाऊंगा, क्षेत्र में पहुंचूंगा, नर्मदा मैया के दर्शन करूंगा, आपसे मिलूंगा। लेकिन 9 बजे शपथ ली और 10 बजे जब मैं मल्ल भवन पहुंचा और मैंने मीटिंग ली कोरोना बीमारी की, तो मेरे होश उड़ गए। चारों तरफ इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में बीमारी जड़ें जमा चुकी थी। और मैंने पूछा तैयारी क्या है निपटने की? अफसरों ने मुझे जवाब दिया कि अभी तो कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा अब तक करते क्या रहे? क्या पिछली सरकार के मुखिया ने कोई मीटिंग नहीं की? इंदौर में खूब फैल चुका था। मैंने कहा भाई यहां मीटिंग हुई? बोले नहीं हुई। मैंने कहा इंदौर में मीटिंग? बोले इंदौर में ली थी मुख्यमंत्री जी ने।
लेकिन कोरोना की नहीं ली। तो मैं इनका काय की ली थी, तो वो बोले आईफा की ली थी। अब मैंने जब परिस्थिति देखी तो मुझे लगा कि अगर कोरोना से निपटना है तो कोरोना के अस्पताल चाहिए, पीपीई किट चाहिए, ग्लोव्स चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। अगर हो जाए बीमारी तो टेस्ट करके पता चलती, वो व्यवस्था ही नहीं थी। टेस्टिंग की लैब चाहिए, टेस्टिंग किट चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। और मैंने रात में ही संकल्प किया कि दिनों रात मेहनत करके मैं कोरोना की इलाज की सब व्यवस्थाएं खड़ी करूंगा। लगभग उस समय दिनों रात काम किया। जहां केवल एक टेस्टिंग लैब थी जिसमें 60 टेस्ट होते थे, मैंने बढ़ा के लगभग 70 लैब बनवा दी। अब हजारों टेस्ट अपने यहां हो रहे हैं। पहले हालत यह थी कि हवाई जहाज में सैंपल लेके मुझे भेजना पड़ता था नोएडा, पांडिचेरी, दूसरे राज्यों की लैब में, कि वहां टेस्ट हो जाए और वहां लाइन में अपने रखें सैंपल। 5 दिन में 6 दिन में तब तक पता चला कि वो बिगड़ ही गई जान जैसी होनी चाहिए। वहां से कमाएंगे। तो पहले मैं दिनों रात लड़ा कोरोना से। कोरोना से लड़ो तो आप मिल नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि कोरोना फैलता है हाथ मिलाने से। एक के हाथ में दूसरे के में लग गया और उसने कहीं मुंह में लगा लिया तो गए काम से। दूरी रखना है, मास्क लगाना है। इसलिए दिल पे पत्थर रख के मैं इसलिए नहीं आया कि मैं आऊंगा तो आपको भी संकट में डालूंगा मैं, लेकिन फिर भी अब थोड़ी बहुत चूक तो मुझसे हो गई। जो पहुंच गए वो माने नहीं, मामा जरा थोड़ा हटा के थोड़ा। हमने हटाया बार बार मास्क, 2-4-10 जगह दोहरे हुए फोटो खिंच गए तो हमें कोरोना हो गया। कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। और ये कोरोना बड़े छापामार लड़ाई करता है। अगर आपने गले में दबोच लिया, इसको टाइम पे दिखा दिया, इलाज शुरू कर दिया, तो ये यहां खत्म हो जाएगा। और कहीं फेफड़ों में घुस गया तो ये जान ले लेता है, फिर छोड़ता नहीं है। और मैंने भी वो दिन भुगते हैं अस्पताल के बिस्तर पे। हालांकि मैं चुप नहीं रहा, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैं समीक्षा करता रहा, निर्देश देता रहा। जनता के काम मैंने रुकने नहीं दिए और आप सबके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया और दिनों रात काम कर रहा हूं। कोरोना या तो फसल खराब हुई, कई जगह सोयाबीन की धुआं निकल पड़ा मैं, और उसके बाद ये बाढ़ आ गई विनाशकारी। अब 29 तारीख को मैं सच खातेगांव में था और 30 को मैंने कार्यक्रम बनाया था रहती के इलाके का, नसलागंज का, जहां सोयाबीन खराब हुआ था। लेकिन शाम से फोन आने लगे, पानी तेजी से बढ़ रहा है। जबलपुर संभाग में भारी बारिश, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बरगी फुल हो गया, ओवरफ्लो हो रहा था। इधर से खबर आई कि बारना भर गया था, उधर से खबर आई कि तवा ओवरफ्लो हो रहा है, उल्ला जा रहा है। मैंने पहले कोशिश की कि एक के बाद एक बांध खोलो, क्योंकि वो आसमान से भी पानी बरस रहा और बांधों का पानी भी। लेकिन एक स्थिति आ गई कि अगर बांधों के सब गेट नहीं खोले तो बांध टूट सकता, और टूटे तो फिर महाविनाश हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं यहां से लेके बांध तक। हमने रात में युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं करना शुरू की। मैं 30 तारीख के सवेरे से लेके और 31 तारीख के सवेरे तक 1 मिनट मैंने मैया गवाए पलक नहीं झपकी, ऐसे ही रात भर बैठा रहा। और आप में से भी अनेक लोगों से बात होती रही। अब महेश महाराज जी घबरा गए, कहने लगे सुड़ानिया कहां थे? सुड़ानिया में होशंगाबाद। वो तो 73 से बड़ी हो रही भैया आप तो मैं इनका चिंता मत करो, 73 से बड़ी होगी तो अभी निपटे के निकालेंगे लोगों को। सोमलवाड़ा से फोन, बमोरी से फोन, अलग अलग जगह से समाचार, नांदेड़ भी मैंने बात की, कई गांवों में चर्चा की और तय किया कि कुछ भी हो जाए बाढ़ में,
लेकिन इंसानों की जिंदगी तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि 73 में अपन जानते हैं पीछा खड़ी और बाकी जगह जो घटनाएं हुई थी, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारा पहला संकल्प यह था कि मरने नहीं देंगे, जान नहीं जाने देंगे। और इसलिए मैंने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके आर्मी, एयरफोर्स, सेना, हवाई सेना, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जहां जहां से जो चीजें मिल सकती थी उनका आओ सब, बोट का इंतजाम करो। एक आध बोट आई सोमलवाड़ा के, तो पंचर हो गई पता चला, मैंने कहा दूसरी भिजवाओ। कमिश्नर और आईजी हमारे यहां पे हैं अभी, एडीजी। ये उन परिस्थितियों में भी सीधे सोमलवाड़ा 2-1 किलोमीटर नाव में होते हुए सोमलवाड़ा पहुंच गए। सोमलवाड़ा मेरी लगातार बात हो रही थी, क्योंकि वहां ज्यादा घबरा रहे थे लोग, बता रहे थे कि भैया अब रात में तो बचने की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन मैया की कृपा और आपका आशीर्वाद है, चाहे पेड़ों से लोगों को उठाना पड़ा हो, छतों से लोगों को उठाना पड़ा हो, टापुओं से लोगों को निकालना हो, हवाई वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगा के भी हमने रायसेन जिले के भौती तक से, छिंदवाड़ा जिले से, बालाघाट जिले से, पेड़ों के डगल्लों पे बैठे थे ऊपर, वहां से भी पकड़ के खिंचवा लिए, और एक आदमी नहीं मरने दिया डूबने के कारण पूरे मध्य प्रदेश। एक आदमी नहीं मरा। ये अलग कहीं कच्चे मकान गिर गए और कोई उसमें दब गया, वो अलग बात, लेकिन डूब के तो नहीं मरने दिया किसी को भी। और वो प्राथमिकता थी कि मरने नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। और उस दिन भी 30 तारीख को मैं यहां से भी हेलीकॉप्टर, मैंने कहा घुसेड़ो बादलों में, चैन नहीं पड़ रही, तो पायलट लेके आए नर्मदा जी के ऊपर, लेकिन ना नीचे कुछ दिखे ना ऊपर कुछ दिखे, पानी पानी और बादलों का रंग। उनने बताया कि हेलीकॉप्टर वालों ने कि ये लाल रंग के बादल है, इनमें अगर घुस गए तो फिर पंखे डूब जाएंगे हेलीकॉप्टर के, फिर बच नहीं सकते। तो अभी मैं यहां आया, ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखना, आवाज जरूर सुनाई होगी तो सुनाई होगी हेलीकॉप्टर के, लेकिन उन परिस्थितियों में मैं आया। दूसरे दिन तो मैं घूम ही था। फिर कोशिश ये थी कि इंसानों की जान ना जाए, और तब मुझे लगा कि यार दोबारा तुम इसलिए मुख्यमंत्री बने हो, और नहीं तो वे तो निकलते ही नहीं, कहीं देखते ही नहीं। और आज एक बात का संतोष है कि हम बचे हैं। अब दूसरे कष्ट है तो उनकी क्या चिंता, मामा तो है ही, अब कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि पैसे का इंतजाम नहीं है, खजाना खाली पड़ा है। कोरोना ने कमर तोड़ दी पूरी, काम धंधे ठप, टैक्स नहीं आए तो खजाना खाली है, लेकिन कहीं से कर्जा लेके भी आऊंगा, बाढ़ पीड़ितों को राहत दूंगा, किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा, उसमें कमी नहीं रहने देंगे। और अभी भी हमने कहा राहत शिविरों में भोजन, चाय की व्यवस्था। अब शहरों में कई जगह कपा भरा है। साहेबगंज को तो मैं बधाई देता हूं, स्वच्छता में फिर साहेबगंज ने हिंदुस्तान में रिकॉर्ड उपस्थित किया। साहेबगंज वालों ने कपा भी साफ कर दिया, आज सफाई दिखी मुझे। गांव गांव में कपा भरा होगा, गेहूं सड़ गए, अनाज सड़ गया, बर्तन भांडे बह गए, सामान खराब हो गया। लेकिन चिंता मत करना, जैसा का तैसा फिर से कर देंगे, जैसा का तैसा फिर से करेंगे। मकान कच्चे गिर गए तो फिर मकान की व्यवस्था करेंगे, कपड़े लत्ते के लिए पैसा देंगे। राहत के कामों में कोई कमी नहीं रहने देगा। और फसल खराब हुई है तो फसलों का 2 तरीके से करूंगा मैं। एक आरबीसी 6000 का पैसा दूंगा, और फसल सोयाबीन हो चाहे धान हो, धान भी अगर खराब हुई, भीग गई, डूबी रही और नहीं उठ पाई तो धान का भी सर्वे करवाऊंगा, और धान के भी पब्लिक को थोड़े से वीडियो बना के राहत की राशि भी दूंगा। और फसल बीमा योजना हमने तो पहले 31 अगस्त तक बढ़वाई, और इतवार के दिन भी बैंक खुलवा के कहा कि होने दो बीमा। तो फसल बीमा योजना की राशि और राहत की राशि मिला के मैं नुकसान की भरपाई पूरी कर दूंगा। गरीबों की भी भरपाई होगी, किसानों की भी भरपाई होगी। आखिर कौन से दिन के लिए मुख्यमंत्री है? अच्छी परिस्थितियों में तो कोई रहने का क्या फर्क पड़े। जब ऐसी परिस्थिति में संकट के पार निकाल के ले जाए
तब सही सरकार कहलाती है। और मैं निकाल के ले जाऊंगा, चिंता फिंता मत कर। और ये अलग अलग दरखास्त देने की जरूरत भी नहीं है, सभी का सर्वे करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो काय को कागज कार्य कर रहे हैं फालतू में, मतलब में मेहनत काय को कर रहे हैं। यहाँ कमिश्नर है, आईजी है, कलेक्टर है, नीचे का पूरा प्रशासन है, प्रभावित एक एक घर का सर्वे, और सर्वे भी अपने घर की तरह सर्वे। अब उनने करवाया था पर किस साल तो दिया ही नहीं पैसा, कह लगे है ही नहीं मेरे पास, कन्याओं के विवाह तक के नहीं। लेकिन अपने लिए पूरा मध्य प्रदेश घर है, इसलिए ईमानदारी से सर्वे होगा और नुकसान की भरपाई करवाऊंगा, आप चिंता मत करना। रमाकांत जी बैठे, बहुत मुस्तैदी से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, लोगों को तकलीफ नहीं होने दी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी थी, चाहे वो साहेबगंज बक्तरा वाला इलाका हो हमारा, जवार तो नदियां ने भी गजब कर दो। धोबी के बाजार में पानी कहां कहां, कॉलेज डूब गई, तो नर्मदा मैया नदियों ने ही कहर ढाया, तो वहां भी देख लेना भैया वो पट्टी भी नर्मदा मैया के अलावा। अच्छा हाँ, नहीं सभी का सर्वे कर क्या भैया, हाँ वो जगह बहुत कम सी पड़ गई थोड़ी। हाँ, लेकिन अब बहुत लंबी बात नहीं करनी, अपन को काम काम की बात करनी है। तो एक मेरे निर्देश है नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे, और दूसरे जब तक बाकी व्यवस्था हो तब तक आधा आधा क्विंटल गेहूं तो जिनके घर में पानी पहुंचाए तो तुरंत पहुंच जाए, ताकि रोटी की व्यवस्था हो जाए। बिजली रिस्टोर हो गई कि नहीं वो देख लें, बिजली जल्दी रिस्टोर करनी पड़ेगी। जब कैरोसिन की जरूरत हो 5-5 लीटर मिट्टी का तेल भी दे दो, तो जलाने के काम दिया जाएगा। और बाकी जल्दी सर्वे पूरा करके पहले घरों की राहत राशि और फिर खेतों की राहत राशि, उसका वितरण में पूरा कर लो, उसका शुरू करेंगे। आज बहुत लंबी बात मुझे नहीं करना, क्योंकि प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में ये आपदा आई है। 14 जिले तो पूरी तरह से बहुत प्रभावित है, और चूंकि मुझे सबको देखना चाहिए, मेरा धर्म है, इसलिए यहां भी देखूंगा, वहां भी देखूंगा। आज मैंने 3 बजे से सारे कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, रिलीफ देने वाले जितनी संस्थाएं सरकारी, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सब जिलों के लिए मैं निर्देश दे रहा हूं। यहां प्रशासन पूरा देखेगा, रमाकांत जी पूरी टीम है हमारी, कार्यकर्ता भी सब मॉनिटरिंग करें, अच्छे से ढंग से प्रशासन को सहयोग करें, संकट में सब मिलकर एक हो जाएं और एक होकर बेहतर से बेहतर राहत हम पहुंचाएं, कोई को तकलीफ ना बचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए कोई परेशान मत हो भैया बहनों, और कोई अलग अलग दरखास्त मत दो, सभी का होना है, तो कोई अलग अलग कहने की बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम जहां नुकसान हुआ है सर्वे करवाएंगे और व्यवस्था पूरी करेंगे। देखो भैया, पानी जहां भरा है वो कोई नहीं छूटेगा, ठीक है। ये बाढ़ की बात हो रही, तो बाढ़ का जहां भी नुकसान हुआ है वहां कोई ना छूटे, वो मैं देखूंगा, अपन मिलके देखेंगे। मैं ही कहा तुम भी देखो, मिलके देखेंगे, अपन मिलके अपन सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी अब एक एक गांव का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहां पानी घुसा है वो अपन सब देखेंगे। कहाँ है भर्ती? भोपाल। चल नोट करो, रमेश शर्मा का हालचाल पूछना भाई। भाई एम्स में जरा बात करके तुरंत इलाज की व्यवस्था करें, मैं अभी दिखवाता हूँ। ठीक है भैया, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, कोई चिंता ना करें। रोक रहा हूँ रोक दो भाई वीर सिंह जी से आग्रह, वो आभार प्रदर्शन करें, आदरणीय वीर सिंह जी। आज हम सबके बीच मध्य प्रदेश के जननायक